नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में धान और सरकारी योजनाओं को लेकर सियासी घमासान चलता ही रहता है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच अन्य कई मुद्दों को लेकर भी सियासत खूब परवान चढ़ती रही है। हालांकि इस बार राजनीतिक जोर आजमाइश की बजाय इन सब से जुदा है। दरअसल इस बार सूबे का सियासी पारा पुराने जख्मों को लेकर चढ़ा हुआ है और आमने सामने हैं वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री। जी हां, अब तक तमाम मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार करने वाले भूपेश बघेल और रमन सिंह अब पुराने मजमून को लेकर आक्रामक हैं। जहां सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव के दौरे पर भावुक होते हुए डॉक्टर रमन सिंह पर कई गंभीर आरोप चढ़े, तो वहीं पूर्व सीएम ने पलटवार करते हुए कहा है कि सीएम भूपेश बघेल जनता को भ्रमित कर रहे हैं। खैर, कौन सही है और कौन गलत, यह अलग बात है, मगर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दोनों दिग्गजों के बीच चल रही इस जुबानी जंग का निष्कर्ष क्या निकलेगा। इससे किसका क्या भला होगा, जनता किसकी बातों को सही मान रही है, चुनाव में इसका किसे फायदा और नुकसान हो सकता है। जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे जख्मों पर जंग में। तो छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में अब महज एक साल बचा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन मोड में है और जनता का विश्वास जीतने के लिए कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। इतना ही नहीं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में पुरानी बातों को भी जनता के सामने रखा जा रहा है, जिसके चलते सियासी घमासान और जोर पकड़ रहा है। इस बार सीएम भूपेश बघेल और डॉक्टर रमन सिंह बीती बातों को लेकर आमने सामने हैं। साथ ही अश्लील सीडी कांड की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। खैर, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। इस क्षेत्र में आया बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, न केवल मुझे बल्कि मेरे साथ डरता नहीं। कहीं कोई समझदारी नहीं हुआ, बुलाया गया और न किसी प्रकार की उनको नोटिस दिया गया। छत्तीसगढ़ में छिड़ा अब नया सियासी घमासान। वर्तमान सीएम और पूर्व सीएम के बीच पुराने जख्मों पर शुरू हुई सियासी जंग। बड़ा सवाल, आखिर कौन बोल रहा है सच। छत्तीसगढ़ में इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आमने सामने हैं। पुरानी बातों को लेकर दोनों के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती चली जा रही है। बता दें कि बीते दिनों जब सीएम भूपेश बघेल पूर्व सीएम रमन सिंह के गृह जिले राजनांदगांव के दौरे पर थे, तो वह न सिर्फ भावुक हुए बल्कि उन्होंने पुराने जख्मों के बारे में बताते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए रमन सिंह ने उन्हें और उनके परिवार को खूब परेशान किया। रमन सिंह के चलते उनकी मां तक को थाने में बैठना पड़ा। सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह पर कई और भी गंभीर आरोप लगाए। एफआईआर किया गया, झूठे प्रकरण में फंसाए गए, जेल में डाले गए। मुझे और मेरे पूरे परिवार को मां सहित थाने में बैठना पड़ा। मेरी पूरी संपत्ति की जांच कराई, घर की जांच कराई। मां कभी थाने नहीं गई थी, उसको बिठा दिया गया। बड़ी कीमत चुकाया मैंने। मुख्यमंत्री के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री ने भी जोरदार पलटवार किया है। रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में जो बोला झूठ बोला। इतना ही नहीं, रमन सिंह ने कई और भी आरोप जड़ते हुए कहा कि 15 साल के बीजेपी शासन में रामराज था। कि जो ये भेंट मुलाकात में नौटंकी करते हैं और जिस प्रकार भेंट मुलाकात में घड़ियाली आंसू बहाने का काम राजनांदगांव में किया, झूठ बोलने का काम किया। साफ शब्दों में कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि उनकी माँ को, उनकी बेटियों को थाने में बुलाया गया, सरासर झूठा है। 15 साल भूपेश जी रामराज था, छत्तीसगढ़ में शांति थी। रमन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने जेल भेजने वाले सीएम भूपेश बघेल के आरोप पर कहा कि उन्होंने कार ही ऐसा किया कि जेल जाना पड़ा। पूर्व मंत्री की अश्लील सीडी आपने दिखाई। सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला चल रहा है, जल्द इसमें फैसला आएगा। इधर सीएम भूपेश बघेल ने भी दो टूक कहा कि वे डरते नहीं हैं, कोई कितना भी कोशिश कर ले कुछ होने वाला नहीं है। यदि किसी पूर्व मुख्यमंत्री का अश्लील सीडी लहरा लहरा के प्रेस के सामने सार्वजनिक रूप से दिखाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी है।
और वो भी सीबीआई ने कार्रवाई की, सीबीआई ने जेल के अंदर डाला, जमानत में आज घूम रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उसमें गिरफ्तारी की। आपने ऐसा काम किया भूपेश जी कि जिसकी वजह से सीबीआई इस केस चल रहा है और आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इसका भी फैसला ज़रूर आएगा, क्योंकि इतना बड़ा अपराध जो सार्वजनिक रूप से हुआ है कभी छुप नहीं सकता। डरता नहीं मैं। और अभी रमन सिंह जी दिल्ली जाते हैं या यहाँ केंद्रीय मंत्री आते हैं तो चुटका देते, चुटका, ये और बचा, इसका और जांच करो, इसका और जांच करो, इसका और जांच करो। तो जितना कोशिश कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब सत्ता में थे खुद प्रताड़ित किया, अब यहाँ नहीं है तो दिल्ली के माध्यम से वो करा रहे हैं। वर्तमान सीएम और पूर्व सीएम के बीच इस वक्त जिस तरह से जुबानी जंग चल रही है, उसे देखकर लग रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जल्द थमने वाला नहीं है। हालांकि वार पलटवार के बीच जनता ये जानना चाहती है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। जनता मांगे के जवाब में छत्तीसगढ़ के आज के मुद्दे पर चर्चा करने का रायपुर से जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं अजय गंगवानी साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता केएल चौहान जी हैं, शिवसेना के प्रदेश सचिव संजय नाग जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडे जी हैं और स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौहान साहब, आपसे ही सवाल है। चौहान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है जी। चौहान साहब, ये तो सबने देखा है कि भूपेश जी थाने में बैठे हैं, उनकी शायद माँ भी पहुंची थी, फिर भी रमन सिंह जी कह रहे हैं कि कभी उनको सम्मन नहीं जारी किया गया, तो फिर यूं ही चली गई थी उनकी माँ थाने में, पुलिस स्टेशन में? जी त्रिपाठी जी, जी सबसे पहली बात तो ये है कि प्रशासनिक प्रक्रिया और शासनिक प्रक्रिया अलग अलग होती है। प्रशासन अपना काम कार्य करता है जी, और अगर ऐसा कुछ सम्मन जारी हुआ है तो उसका रिकॉर्ड होता है जी। अगर ऐसा कुछ एफआईआर या कोई रिपोर्ट होती है तो ऐसा कोई रिकॉर्ड होता है। ये तो ऐसा होता है कि व्यवहारिक तौर पे अगर किसी का बेटे को अगर पूछताछ के लिए पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी ले गए हैं तो परिवार पीछे से चले जाता है ना? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और उसको ऐसा बता देना कि हमारे को प्रताड़ित कर दिया गया है। ऐसे में तो दिल्ली में भी ईडी में जब पूछताछ हो रही थी तो बहुत सारे स्टेट से लोग गए थे, बहुत सारे लोग गए थे, उसमें महिलाएं भी थी, उसमें पुरुष भी थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि ईडी ने या कोई प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको तलब किया हुआ है, उनको लाया गया है, उनको जबरिया बिठाया गया है। और प्रशासन में ये व्यवस्था है कि 24 घंटे से अंदर आपको या तो पूरी रिमांड में लेके आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, और ये तो व्यवस्था सब जानते हैं। और प्रशासनिक व्यवस्था से ऊपर और कोई है भी नहीं। सबसे मेन बात ये है कि अगर उनको पूछताछ के लिए लेके आया है तो उन्होंने इस टाइप का कृत्य किया होगा। ये तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। अगर कोई मतलब मामूली आदमी भी होता है, कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी होता है या आम जनता भी होती है, तो भी प्रशासनिक अधिकारी उसको 24 घंटा या पूछताछ के लिए अगर ऐसे ही नहीं पकड़ के ले जाएगा, किसी को भी पकड़ के नहीं ले जा सकता है। कानून कायदा संविधान के हिसाब से सभी लोग चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे कि आपने भी अपने पिताजी को जेल में लाया था ना? जी, लाया था। तो क्या वो प्रक्रिया गलत थी कि सही थी? और अगर सही थी तो प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है, शासन को इसमें दखल देने की कोई बात नहीं है। आपने वो अपने पिताजी भी आपके जेल में बैठे हुए थे, वो अगर प्रक्रिया सही है तो आप भी जेल में बैठे हुए थे। उसके पीछे माताजी या घर वाले और गए होंगे, वहां पर बैठे होंगे, उनको जबरिया बिठाया नहीं गया था। हाँ, ये गलत बात है। चौहान साहब बिल्कुल सही आपने कहा। यहाँ सवाल तभी तो ये उठ रहा है, भूपेश जी उसके पहले मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं, राजनीति का मामला है। आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर उनके कोई बेटे ले जाते हैं तो परिवार के लोग पीछे आ जाते हैं। अरे कोई चोरी डकैती का थोड़ी मामला था कि उनके परिवार की माँ पहुंच गई, बेटी पहुंच गई, सब। वही तो मैं भी बोलना चाहता हूँ कि कोई चोरी डकैती का मामला या ऐसा भी कोई भी मामला तो उनकी माँ प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनकी माँ अपने बेटे के लिए वहां पहुंच गई। निश्चित तौर पे कैसे भी मैसेज गया होगा, तभी तो वो आई वो लोग।
त्रिपाठी जी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या माता श्री को घर से लेके गया है कि वो स्वेच्छा से आई है? जी, स्वेच्छा से आई है पुलिस स्टेशन, वो पता करने आई हैं कि मेरे बेटे को क्यों ले जाया गया है, और घर वाले जैसे आम घर वाले चले जाते हैं वहां पर चले जाते। लेकिन ये कानूनी व्यवस्था, भारतीय संविधान और भारतीय कानूनी व्यवस्था इस टाइप की ही है कि आपने अगर कुछ नहीं किया है तो पुलिस जांच पड़ताल के बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये हमारी कानूनी व्यवस्था है और इस पे हमारे को गर्व है। और अगर आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, तभी तो बोलना चाहता हूं कि आप पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अभी प्रदेश के उस समय तत्कालीन प्रदेश के आप अध्यक्ष थे, उसके बावजूद भी अगर आपको प्रशासन लेके जा रहा है तो आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे प्रशासन मजबूर हो गया होगा, जिसका सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस लंबित है जी। और आज की डेट में अगर आप ये समझते हैं कि शासन प्रशासन की प्रक्रियाओं में दखलंदाजी करता है और ये कहीं ना कहीं दबाव में रहता है प्रशासन, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी का ये कहना है कि अभी आप किस चीज से डर रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं हमारे देश में कि अगर एक बार कोई प्रशासनिक कार्रवाई गलत हो जाती है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि नहीं किया जाता है? चले किया जाता है। अगर आप गलत नहीं, अगर आप सही हैं, गलत नहीं थे, तो आपने अभी तक उस कार्रवाई को कि मान लीजिए कि मैं ये बोलता हूँ, माता जी की तो बहुत दूर की बात है जी जी, आपको अगर खुद भी अगर गलत प्रशासनिक तौर पे बुलाया गया है तो आपने अभी तक उसकी कानूनी कार्रवाई कोर्ट में क्यों नहीं की? माता जी की तो बहुत बड़ी बात है। माता जी को क्या बोलते हैं, वो स्वेच्छा से आई थी, वो उनको लाया तो नहीं गया था या बुलाया तो नहीं गया। चलिए चौहान साहब, तो आपका जवाब आ गया है। गंगवानी जी, चौहान साहब की सारी बातें सुन ली होंगी आपने। माता जी को बुलाया नहीं गया था, माता जी स्वेच्छा से चली गई थी। पांडे जी, मैं तो इनकी हिम्मत को दाद देना चाहूंगा कि आपके लोकप्रिय चैनल पे सफेद झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। और ये नरेंद्र ना केवल चौहान जी का भी नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का भी है। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, उस समय आप भी मीडिया से जुड़े व्यक्ति हैं, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, प्रत्येक आदमी इस बात को स्वीकार करेगा कि उस समय कहीं ना कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री जी थे वो रमन सिंह जी के क्षेत्र राजनांदगांव में उन्होंने दौरा किया प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और कहीं ना कहीं उसका हर्जाना उन्होंने भुगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र रहा है कि अगर कोई इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है, कोई विरोधियों के जो स्वर है वो दबाने का जो चरित्र है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह का भी नहीं है, आज कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार का भी है। आज देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर आप सत्ता पक्ष से सहमत नहीं है, आप सत्ता पक्ष को आईना दिखाते हैं, उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं ताकि एक जनता के लिए बेहतर निर्णय लिया जा सके। तो ऐसे जो विरोध है उसका स्वागत करने के बजाय आज जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है, विरोधियों का स्वर दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये न केवल छत्तीसगढ़ की जनता, पूरे देश की जनता देख रही थी पार्टी जी। और देखिए, आज स्पष्ट है कि जिस मामले में बुलाया गया था, जिस सीडी कांड की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दो आपके लोकप्रिय चैनल पे, राजेश मूणत की जो सेक्स सीडी कांड था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक गुटबाजी थी, ये उसका नतीजा था। आज इस साजिश के पीछे जो सबसे मेन व्यक्ति थे, जो प्रमुख आरोपी है कैलाश कुमार का, वो भारतीय जनता पार्टी से सम्मिलित है, ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। और एक व्यक्ति ने तो आत्महत्या तक कर ली, और ऐसे व्यक्ति का नाम लेना मैं उचित नहीं मानता आपके चैनल पे, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। जब उसके शिकंजे के तार कसने लगे, उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो अंत में उन्होंने हाथाकार के आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं जब पूरी साजिश के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का था, जो इनकी आंतरिक गुटबाजी थी, जो राजेश मूणत के प्रति अंतरकलह या द्वेष की भावना थी, उनके द्वारा कार्रवाई की गई। जबरदस्ती माननीय मुख्यमंत्री को घसीटने का प्रयास किया गया, जो आपत्तिजनक है। और दूसरी बात, अब सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया जारी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कुछ बात करूं त्रिपाठी जी, गंगवानी साहब थोड़ा इसका उत्तर दे दीजिए। जैसा चौहान साहब ने कहा है, हमने हालांकि उनसे सवाल किया है, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनकी मां अपने बेटे को छुड़ाने पर बोले, जैसा उन्होंने कहा परिवार के लोग पहुंच जाते हैं, किसी के बेटे को लेके जाते हैं। मैं इसका उत्तर जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा है रमन सिंह जी ने कि कोई उनको सम्मन जारी हुआ हो, कोई कानूनी रिकॉर्ड हो तो बताएं। ऐसी स्थिति में आपसे जानना चाहूंगा कि माँ, उनकी माता जी को बुलाया गया था,
उनकी पुत्रियों को बुलाया गया था या वो अपने आप पहुंच गए थे जैसे चौहान साहब कह रहे हैं? त्रिपाठी जी, आपके लोकप्रिय चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री आज रमन सिंह जी के क्षेत्र में गए तो उनकी पैतृक संपत्ति, उसकी भूमि की जांच के नाम पे पूरे परिवार को समन भेजा गया था और उनको समन के आधार पे न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए वहां पे थाने में जाके बयान तक दर्ज करना पड़ा। आज इस बात को ना चौहान जी स्वीकार करने का नैतिक साथ दिखाएंगे और रमन सिंह जी को तो झूठ बोलने की आदत है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आज फर्जी टूल किट जब त्रिपाठी जी इन्होंने शेयर की थी, ट्विटर जैसे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म विश्व का आज मैनिपुलेटेड मीडिया का उस पर टैग लगाता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है। चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, रमन सिंह की बात करूं, यहाँ बैठे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चौहान जी, ये इस पर झूठ बोल रहे हैं। और एक चीज और स्पष्ट कर दूं, ये वही रमन सिंह है, मुझे बता दीजिए त्रिपाठी जी, आज कहीं ना कहीं जो ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है या डीआरआई, जितनी भी केंद्रीय संस्थाएं हैं, किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, संवैधानिक संस्था को कमजोर किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। मैं कुछ उदाहरण दे दूं, आज देखिए कहीं ना कहीं जो है 2008 में जो घोषणा पत्र रमन सिंह जी द्वारा जो चुनाव के साथ दिया गया था, उसमें उनकी संपत्ति थी 2008 में 1 करोड़ 4 लाख रुपए। 2018 में इनकी संपत्ति बढ़ गई 10 करोड़ 72 लाख, मतलब संपत्ति बढ़ गई 10 गुना। सोने की बात करूं तो था 55 तोला, जो बढ़ गया 235, 5 गुना सोना बढ़ जाता है। चांदी जो थी 8 किलो से बढ़ के 18 किलो हो जाती है। बैंक में जो कैश था 5,43,000, वो हो जाता है 1 करोड़ 40 लाख, 28 गुना। मुझे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दे, ऐसी कौन सी जनधन योजना चला रहे थे, किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया गया कि 10 सालों में 10 गुना संपत्ति बढ़ जाती है, जो है सोना 5 गुना बढ़ जाता है, चांदी 2.5 गुना बढ़ जाती है, कैश इन 28 गुना बढ़ जाता है। तो क्या कौन आज भ्रष्टाचारी कर रहा था, कौन कमीशन खोरी कर रहा था, इस बात का जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ा आपत्तिजनक त्रिपाठी जी है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 22 अप्रैल 2022 को ईडी और सीबीआई को स्पष्ट समन दिया गया था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में रमन सिंह की जांच की जाए, उनको पूछताछ के बुलाया जाए। आज क्या 7 महीने हो गए त्रिपाठी जी उस चीज को, आज तक न ईडी ने उनको बुलाया न सीबीआई के द्वारा समन दिया गया। तो कहीं ना इस पर दिखता है कि केंद्र की मोदी सरकार की जो अधीन केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो सिर्फ विपक्ष और कांग्रेस के नेताओं पर उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। आज बता दें क्यों रमन सिंह को बुलाया नहीं जाता, क्यों 36,000 करोड़ का नान बनाना हो जाता है, 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाए जाते हैं। सीएम मैडम कौन है? सीएम चौहान साहब आ रहा हूँ, चौहान साहब आपके पास फिर आ रहा हूँ जी। गंगवानी जी, कौन देगा? गंगवानी जी समाप्त करिए अपना। चिट फंड घोटाला हो जाता है। गंगवानी जी, आज मैं वही जी समाप्त करिए, मतलब उत्तर भी तो ले लें। 10 सेकंड मैं 10 सेकंड आखिरी कमेंट कर देता हूँ मैं। देखिए त्रिपाठी जी 10 सेकंड आखिरी लूंगा त्रिपाठी जी। आय से अधिक संपत्ति 10 गुना बढ़ जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 36,000 करोड़ का नान घोटाला था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 6,500 करोड़ का चिट फंड घोटाला जाता है, उस पर ईडी कोई कार्रवाई नहीं करता। आज पनामा पेपर में अभिषेक सिंह विंध्यवासिनी वाद कवर्धा, किसका पता है? ये छत्तीसगढ़ देश की जनता जानना चाहती है, क्यों ये उस पर कार्रवाई नहीं करती? आज इंडिया प्रदर्शनी बैंक घोटाला होता है, नार्को सिटी में रमन सिंह और अन्य मंत्रियों को करोड़ों रुपए रिश्वत देने की बात की जाती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं जो दोहरा चरित्र है, जो सौतेला व्यवहार है, वो तत्कालीन रमन सरकार के साथ केंद्र की मोदी सरकार का भी है, जो बहुत आपत्तिजनक है और लोकतंत्र का गला घोटने का दुष्प्रयास है त्रिपाठी जी। जी जी जी, चौहान साहब आ रहा हूँ, एक मिनट में नाग साहब से भी बात कर लूँ। नाग साहब, वास्तविकता क्या है? जो वर्षों पुराना, माने 4 साल पुराना मामला फिर से खुल करके सामने आ रहा है। रमन सिंह जी बोल रहे हैं कि सफेद झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा परिवार सहित मुझको प्रताड़ित किया गया। अभी गंगवानी जी ने कहा है कि जमीन की और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके जांच के नाम पे सबको सम्मन दे के बुलाया गया और सब रिकॉर्ड है। चौहान साहब बोल रहे हैं ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपको क्या लगता है? आप शिवसेना से जुड़े हैं, आप अलग पार्टी से हैं, क्या है स्थिति और आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? हाँ, हम तो दोनों राष्ट्रीय पार्टी को लगातार देखते ही हैं। जब भी जो सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद तो सत्ता का और ताकत का जी इतना दुरुपयोग होता है और हुआ भी है जी। क्योंकि हमने देखा है, हमारी पार्टी को भी अगर किसी ने छत्तीसगढ़ में झूठे हत्या के केस में 34 लोगों को जेल में डाला गया जब छत्तीसगढ़ राज्य बना जी, और सब लोग दोष मुक्त हुए जी। और आज कांग्रेस के शासन में, और कांग्रेस के शासन में जो जगनमोहन रेड्डी जी हैं, जो आज अलग पार्टी बना के मुख्यमंत्री बने हुए, उनके पर भी आय से अधिक संपत्ति के ऊपर कार्रवाई हुई और उन्होंने उनको जेल में डाला गया। और जेल में रहते हुए कडप्पा से, जेल में रहते हुए कडप्पा से 1.5 लाख 1 लाख वोटों से जीते और आ जाए। और वहाँ कांग्रेस की वहां पर कोई पूछ परख नहीं है, वहां पर कोई स्थिति नहीं है।
और हम देखते हैं जो लोकतंत्र वाली पार्टी है, जो चाल चली चेहरा वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा ये प्रचारित करती है कि नहीं हम देश, हमारी पार्टी भारत देश की पार्टी है, भारत देश के लोगों के लिए काम करती है। पर ये जब से सत्ता में आई है लगातार 8 साल से हम देख रहे हैं जितने भी पक्षी है, नाग साहब हम उस मुद्दे पे जानना चाहते हैं। नाग साहब उपयोग कर रही है। हमने देखा अभी संजय राउत जी को अरे मेरी बात सुन लीजिए आप। अधिक संपत्ति के मामले में अरे मेरी बात सुन लीजिए नाग साहब, पहले नाग साहब मेरी बात सुन लीजिए। फटकार लगाई अरे भाई मैं वो हिस्ट्री नहीं जानना चाह रहा हूँ। 101 बिल। अरे नाग साहब आपको मेरी आवाज आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही जी? हम वो हिस्ट्री नहीं जानना चाह रहे साहब राष्ट्रीय मुद्दे पे कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र क्या है, कांग्रेस का क्या है। हम तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। भूपेश जी ने कहा कि मुझको बहुत प्रताड़ित किया गया रमन सिंह जी के कार्यकाल में। वो कह रहे हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। सीडी कांड से लेके बहुत सारी चीजें हैं। आपने क्या देखा, आपकी पार्टी ने क्या देखा, ये वास्तविक है क्या? ये तो वास्तविक है, इसको हमने मीडिया के माध्यम से भी जाना है और हमने सुना भी है। ये वास्तविकता है, बीजेपी के शासन में ऐसा ये घटना हुआ है और ये छत्तीसगढ़ की जनता मेरे ख्याल से लगभग इस बात से अवगत है, क्योंकि आपके मीडिया के तमाम यहाँ के मीडिया के वरिष्ठगण भी बैठे हुए हैं, वो भी इस बातों से परिचित है। और हमें यहाँ तक भी जानकारी है कि एक हमारे मीडिया के जो आदरणीय महोदय वर्मा जी को भी रातों रात वहां से नोएडा से उठा के लाया गया था। ये भी हमारे पास ऐसी जानकारी हमारे पास है। पर मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ त्रिपाठी जी कि हमारी पार्टी को भी छत्तीसगढ़ में ऐसा ही कांग्रेस के शासन में बर्बाद किया गया, मतलब पूरी तरीके से खत्म किया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की 15 साल के शासन में छत्तीसगढ़ में फिर से वैसे किया गया। हमारे पार्टी के लीडरों के ऊपर, नेताओं के ऊपर झूठे हत्या के मामले, झूठे केस लगाकर, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ त्रिपाठी जी कि जो जो सत्ते में आते हैं, सत्ता में आने के बाद ये दोनों पार्टी जो अपने आप को बहुत छत्तीसगढ़ की जनता की हितैषी बताती है, आदिवासियों की हितैषी बताती है, पर वो अपने विरोधियों को कैसे उनको ठिकाना लगाना है वो अपने सत्ता और ताकत का दुरुपयोग करते हुए लगाती है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो उनके साथ में जो घटना हुई, हमें तो यहाँ तक भी सुनने मिला था कि रात को 4 बजे भी उनके घर में जाकर जमीन को नापने का प्रयास किया गया, ऐसा हमें सुनने को मिला। और ये लगातार मतलब एक ये शासन में शासन का दुरुपयोग करके किसी के घर परिवार तक जाना, ये कहाँ तक सही है, ये मुझे मतलब मुझे लोकतंत्र में ये सब सही नहीं है। और कभी भी सत्ता आती है और जाती है, पर कभी जो भी एक नियम है, एक जो हमारी राजनीति है, राजनीति हमारी मतभेद नहीं है ना। और ये चाहिए कि कभी भी घर और परिवार में नहीं होना चाहिए। नाग साहब मैं फिर से मतलब आप इस बात से सहमत हैं, आप इस बात को जानते हैं कि उनके पूरे परिवार को परेशान किया गया, उनके पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, ये आप कह रहे हैं? नहीं, हमें ये मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी और हमने सुना भी है, आम जनता से भी सुना है हमने। और ये बात जो हुई है हमने जब सुना है, और मीडिया अगर कोई चीज को लाती है सामने पे तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। और इस बात से हमने सुना, हमें उस बात का दुख भी हुआ। और जहां हमको लगता है कि पार्टी कोई भी रहे, अगर गलत हो रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए। पर मैंने आपको वही एक बात बताया कि जो भी जिनके शासन काल में हमारे 34 लोगों को जी वो मालूम है मतलब आपका कहना है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना के लिए नागनाथ सांपनाथ जैसे है, वो भी परेशान करते हैं, वो भी परेशान करते हैं, आपका यही कहना है? एक सिक्का के दो पहलू है ये। जब ये लोग सत्ता में आएंगे अपने ताकत का दुरुपयोग करेंगे। चले नाग साहब बहुत हो गया। मैं फिर से आऊंगा, अभी और भी अतिथि हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पांडे जी हैं। पांडे जी, ये जो अचानक 4 साल पुराना मामला निकल करके सामने आया, ये आखिर क्यों आया? चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए आया, कोई और कारण है? नहीं, चुनाव नजदीक आ रहे ये तो खैर एक कारण नहीं है कि चल ही रहा है, पर मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं कि ये 2 मामले को एक साथ मिक्सअप किया जा रहा है। जी
एक वो सीडी मामला है, उस मामले में सीडी का अलग मामला, उस मामले में भूपेश जी जेल भी गए थे जी। और ये जो उन्होंने कहा अपनी माँ वाला मामला जो है, तो उनके पाटन एरिया में कुछ जमीन का विवाद था, कुछ किसानों ने शिकायत की थी, उसकी जांच भी हुई। उस मामले में किसानों की शिकायत थी कि उनके परिवारजनों ने जमीन लिया है जी। तो भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के हैसियत से अपने परिवार सहित वहां बयान देने गए थे जी। जब पूरे परिवार पे आरोप लगा था, तो परिवार से बयान, जो आप वहां पर बयान देने गए हुए थे जी, तो वो सीडी का मामला अलग है और ये मामला अलग है। और जहाँ तक सवाल उठता है कि उस समय उनकी, चूंकि गांव में जो जमीन होती है वो पूरे परिवार की होती है, माँ के नाम से होती है, पत्नी के नाम से भी होती है, बच्चों के नाम से होती है, पिता के नाम से होती है, तो वो बिल्कुल लगता है, इसलिए वो बयान देने वहां पर गए थे। अब उनको पर्सनली उनको नोटिस मिला था, अब उनकी माँ को मिला था नहीं मिला था ये तो खैर बात का बात है। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं, जब मुझ पे आरोप लगा है तो मैं पूरे परिवार सहित जाके अपना बयान एसीबी में दर्ज कराऊंगा, और इसलिए वो बयान देने वहां गए थे। जी, बयान देने वहां गए थे, लेकिन मतलब उस जो बयान देने के बाद जो उस जांच में कुछ तथ्य पाए गए जो नोटिस दिया गया व्यक्तिगत? नहीं, उसके बाद वो बयान देते गया, उसके बाद तो उस मामले में कुछ आगे कार्रवाई नहीं हुई, फिर तो कोई कहानी नहीं बनी कि वो आगे क्या हुआ नहीं हुआ, कैसा हुआ क्या हुआ, वो तो आगे फिर वो तो एसीबी का अपना वो है। उसके बाद जांच में सही पाया गलत पाया, उसकी जांच भी हुई, रातों रात वहाँ के लोगों ने जाके जमीन नाप जोख भी किया, तहसीलदार ने दुर्ग के वहाँ के जाके पाटन एरिया के, पर उसके बाद तो उस मामले में आगे फिर कोई प्रगति हुई नहीं, ना कोई खबर आई, ना कुछ आगे बात बनी जी, उसका फॉलो अप नहीं आया। श्रीवास्तव जी, मैंने कहीं न कहीं लग रहा है सीधे सीधे कि चूंकि भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, रमन सिंह जी के खिलाफ खूब विस्फोमन कर रहे थे, यही नतीजा रहा कि पूरे परिवार को, हालांकि जमीन का मामला लिया गया, हो सकता है जैसा कह रहे हैं कि कुछ किसानों ने शिकायत की थी, उन किसानों को की शिकायत के आधार पर सबको बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन एक जो मुख्यमंत्री हालांकि बन गए, एक प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, पूरे परिवार को रात में भी जैसा कह रहे हैं कि नापजोख होती थी, सुबह 4 बजे भी नापजोख होती थी, ये तो कहीं न कहीं कुछ लग रहा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित मामला था। देखिए त्रिपाठी, एक तो विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष थे जी, दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो शिकायत जो जिन लोगों ने किया है, जिन किसानों ने किया, चाहे जिन लोगों ने भी किया है, तो उसको उस पर कार्रवाई करवाने का काम तो शासन प्रशासन का ही रहता है जी। और जब वो थाने में गए तो निश्चित रूप से उनको कोई न कोई सूचना मिली होगी, अपने आप तो कोई थाने में आज तक नहीं गया जी। जैसे मान ली शिकायत हुई होगी तो थाने में बुलाया गया होगा, और चूंकि वो पूरे परिवार से रिलेटेड था, उसमें उनकी माँ भी आती थी जी। तो ये बजाय इसके एक एक करके बुलाए, हमें लगता है कि उस नोटिस के बाद भूपेश बघेल अपने सब परिवार ही चले गए थाने और उसका वो किया। हालांकि उस ज़मीन मामले में अभी कोई आगे कोई न कोई कार्रवाई हुई न कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उनको एक तरह से तो ह्यूमिलेशन फील हुआ ही। और चूँकि उस समय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे और रमन सिंह जी के इशारे पर ही पूरी व्यवस्था थी, तो एक तो राजनीतिक जो विद्वेष है जो आजकल देखने में आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में, एक तरह की एक परंपरा हो गई है कि जो सत्ता में है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो विपक्ष है, जो प्रदेश में आवाज़ मुखर कर रहा, अगर कोई ऐसा मामला आता तो थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ के काम करता है जी। और शायद उस पर ज़्यादा कार्रवाई हो जाए, या उसका पॉलिटिकल करियर ख़राब हो जाए, या उसके ऊपर पूरी पब्लिक डोमेन में जो बातें आती हैं उससे स्थिति जो है वो नेता की छवि खराब हो। तो ये सब तो होता रहता है और ये सामान्यतः अभी पहले भी होता रहा है, आज भी होता रहा। अभी शिवसेना के प्रवक्ता जी बता भी रहे थे कि देखिए कांग्रेस के शासनकाल में उनके 35 लोगों के खिलाफ मामला हुआ तो उन्होंने उनको भी प्रताड़ित किया। उसके बाद बता रहे थे कि भाजपा के 15 साल के शासनकाल में हुआ। तो मेरा ये कहना है कि जो पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता है इसके आधार पर भी बहुत सारे मामले हिंदुस्तान में हज़ारों की संख्या में जो कार्रवाई होती रही है और लोग करते रहे। जिसके पास सत्ता है वो निश्चित रूप से एक जो है प्रेशर बनाता है, उस पर दबाव बनाता है। तो आज जो परिस्थितियां हैं जो आने वाला अभी 11 महीना बचा है चुनाव होने के लिए, तो अब एक जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश ज़रूर करेंगे भूपेश बघेल जी, और साथ ही साथ उसका जवाब रमन सिंह जी दे रहे हैं कि उन्होंने ये झूठा आरोप लगा। तो एक चुनावी व्यवस्था है जिसमें तमाम मुद्दों को अलग करके हमें लगता है त्रिपाठी जी अब थोड़ा इमोशनल कार्ड पर भी प्रदेश के दोनों नेता खेलने की कोशिश करेंगे। सिटी कांड में तो उनको जेल जाना ही पड़ा था,
लेकिन उसमें भी अभी सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, हाँ, फिर जांच सुनवाई चल रही है। मेरा ये कहना है कि ये जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ये पुरानी बातें सामने आएंगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे, और शायद जनता कितना समझ पाती है इन लोगों को ये अलग बात है। लेकिन एक जो है हर आदमी अपने को, जैसे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं उनका एक बड़ा अच्छा कैंपेन है भेंट मुलाकात का, और वहाँ इन सब बातों को रखते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लोगों को भी दिमाग में बातें आएंगी कि भाई इनके साथ ऐसा हुआ इनके शासनकाल में। अब उसका कितना जवाब सफाई दे पाते हैं रमन सिंह, ये देखना होगा। बहरहाल ये कुल में ले दे के ये है कि एक तरह से चुनावी माहौल में अपने आप को बताने की या अपने आप को स्थापित करने की व्यवस्था है कि ताकि जनता एक दूसरे के प्रति किसके प्रति कितनी आकर्षित होती है। जी गंगवानी साहब, पांडे जी कुछ बोल रहे थे, तब आप कुछ कहना चाह रहे थे। हम आपकी अनुमति हो कि मैं एक बार चौहान साहब से और बात कर लूं, फिर मैं कंप्लीट कर लेता सर। मेरा निवेदन था त्रिपाठी जी, थोड़ा सा कंटिन्यूशन आ जाएगा, मैं पांडे जी को बात को कंटिन्यू कर लूंगा। 1 मिनट देंगे, मैं बाकी फिर चौहान जी को दीजिएगा। देखिए, मैं आपके लोकप्रिय जन को स्पष्ट कर दूं, शंकर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को अंडरलाइन भी किया कि उस समय संपत्ति के मामले को लेके या उनकी भूमि के नपाई को लेके उनको स्पष्ट रूप से बुलाया गया। और देखिए, श्रीवास्तव जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस बात को किया कि कोई व्यक्ति थाने के बिना किसी समन के, बिना किसी सूचना के जाएगा। त्रिपाठी जी, अगर आप और मैं थाने बिना किसी कारण के पहुंचेंगे क्या, या आप और मैं बिना अपने परिवार को लेकर थाने पहुंचेंगे क्या? जब तक हमें थाने के द्वारा कोई सूचना नहीं मिलती या फिर कोई समन नहीं मिलेगा, हम क्या थाने जाएंगे? लेकिन कहीं ना कहीं रमन सिंह जी में और न यहाँ जो बैठे प्रवक्ता चौहान जी में नैतिक साहस है कि सच को स्वीकार करें। और अगर कोई गंगवानी जी, कुछ किसानों ने शिकायत की थी, उसमें भी आ जाता त्रिपाठी जी। अगर कोई फर्जी शिकायत होती है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ त्रिपाठी जी, आपके आज पांडे जी बोले, ये पांडे जी बैठे हैं यहाँ पे, बता दें मुझे कि आज कोई शिकायत हुई थी, अगर आपने समन दिया, आपने पूछताछ की, ये देखिए दानों आंखें देख लीजिए इनकी, क्योंकि झूठ पकड़ा रहा है। चौहान साहब थोड़ा सा शांति जी, थोड़ा सा मेरा निवेदन है, शालीनता बनाए रखें। देखिए, स्पष्ट बात है, अगर कोई सचमुच कोई सही शिकायत थी, किसानों की कोई शिकायत मिलती, अगर सही में कुछ जमीन की नाप पे फर्क था, कुछ और मामला होता, तो क्या कोई कार्रवाई नहीं की जाती? मुझे बता दीजिए। कानून आज भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है कि येन केन प्रकार में विरोधियों के स्वर को कुचला जाए। कहीं ना कहीं जो कार्रवाई थी त्रिपाठी जी, ये बदला लेने के तहत विरोधियों के स्वर कुचलने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई की गई। अगर इनको कोई भी छोटा सा लूज पुल मिलता तो क्या ये भूपेश बघेल जी पर कार्रवाई करने दे सकते? इस बात को चाहे शंकर पांडे जी और श्रीवास्तव जी भी स्वीकार करेंगे। गंगवानी जी उत्तर ले लेते हैं। गंगवानी जी, कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जो शिकायत थी पूरी तरह फर्जी थी, राजनीति से प्रेरित थी, राजनीतिक द्वेष के तहत, दुर्भावनाओं के तहत। गंगवानी जी उत्तर ले लेते हैं चौहान साहब से। परिवार को बर्बाद करने के लिए की गई थी। चले चौहान साहब देखिए, ये आपने कहा, रमन सिंह जी ने कहा कोई सम्मान किसी, दोनों मामले अलग है। पांडे जी ने कह दिया सीडी कांड अलग है, वो अलग है। परिवार की संपत्ति को लेकर के सभी को सम्मान दिया गया। गंगवानी साहब भी बोल रहे हैं, उनके यहाँ तक कि माताजी को, पिताजी को, सबको। और वही पांडे जी ने भी स्पष्ट कहा, और नाग साहब भी बोल रहे हैं कि हाँ, ये तो हमें मालूम है, मीडिया के माध्यम से सारा मीडिया थोड़ा झूठ बोलेगा, तो ये तो स्पष्ट हो गया। और अगर बुलाया गया, बयान लिया गया, उसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई, यानी कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित होकर के ये सब किया गया। जी बहुत ही अच्छे राजनीतिक स्टंटबाज हैं जी, उनको मालूम है कि किसी छोटे से मुद्दे को कितना बड़ा बनाना चाहिए। वो उन्होंने उस समय भी बनाया, अपने परिवार को साथ में लेके गए पुलिस स्टेशन। और नहीं, एक मिनट गंगवानी जी, एक मिनट चौहान, गंगवानी जी आपको उन्होंने सुना, आप भी सुनिए। लेकिन वो आप जो कह रहे हैं, रमन सिंह जी ने जो कहा कि उनके माताजी को किसी भी तरह का सम्मान गया हो, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि सम्मान गया है माताजी को, पिताजी को, सबको सम्मान गया है। तो ये दोनों, जैसे पांडे साहब ने बोला कि ये दोनों मामले अलग अलग है, तो उस मामले में जो सीडी मामला था उसमें घर वालों को तो सम्मान नहीं गया था, और अगर इसमें गया हो नहीं गया हो, अभी तक तो आ गया रहता सामने सम्मान। और दूसरी बात ये है त्रिपाठी जी कि एक सूचना के लिए पुलिस स्टेशन जाना या कहीं सरकारी दफ्तर में जाना, ये अलग बात है। और गिरफ्तार करके किसी को प्रताड़नावश पुलिस स्टेशन में बिठाए रखना, ये अलग बात है। गंगवानी साहब एक मिनट, गंगवानी साहब जी, हम इस चीज के पक्षधार हैं कि सभी चीजें संवैधानिक रूप से चलनी चाहिए, जो कि संवैधानिक रूप से चल रही थी। हमारा सबसे
बड़ा जो बात है वो ये है कि वो प्रक्रिया जी वो सूचना के तौर पे बुलाया हो या ना बुलाया हो, या खुद गए हो या सम्मन के जरिए बुलाया हो या ना बुलाया हो, सम्मन ना दिया हो, मैं ये बोलना चाहता हूं कि सभी चीजें क्या संवैधानिक रूप से हुई थी या नहीं हुई थी। तो इसका आंसर है कि सभी चीजें संवैधानिक रूप से हुई थी। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रक्रिया कर रहे थे वो प्रशासनिक अधिकारी कर रहे थे। क्यों प्रशासनिक अधिकारी शासन उनसे अलग थे क्या मुख्यमंत्री जी से? नहीं गंगवानी साहब, मैं सवाल कर रहा हूँ, रुक तो जाइए, मैं सवाल कर रहा हूँ। क्या चौहान साहब, क्या मुख्यमंत्री से अलग है प्रशासनिक अधिकारी? एक दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है कि तहसीलदार पटवारी लोगों के जूते घिस जाते हैं जाकर के कि मेरी नफ्ती कर दो, और वो इतने तेजी से किसानों की शिकायत पे हुआ कि आधी रात भी नफ्ती कर रहे हैं, सुबह 4 बजे भी नफ्ती कर रहे हैं, इतनी तेजी से। ये कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि ऊपर से इशारा था। जी देखिए, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न। किसी का केस त्रिपाठी जी 20-20 साल चलता है, 25-25 साल चलता है जी, छोटी सी धारा में जी। और किसी का केस बड़ी धारा में 2-3 साल 4 साल में निपट जाता है। इसको आप ऐसे तुलना नहीं कर सकते कि इसकी कार्रवाई बहुत लेट हो रही है तो दूसरे की कार्रवाई जल्दी हो रही है। इसका हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप टेक्निकल तौर पे देखेंगे तो प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो एक अलग है, शासन की कार्रवाई जो होती है वो अलग होती है। तब भी मैं बोलना चाहूंगा, एक ही बात बोलना चाहूंगा, एक ही बात, लॉजिकली ये बात गंगवानी साहब रुक जाइए ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। इस बात को आप काट के बता दीजिए कि ये कार्रवाई प्रशासन के तौर पे संवैधानिक तौर पे हुई थी कि नहीं हुई थी, और अगर ये संवैधानिक तौर पे नहीं हुई थी तो भूपेश बघेल जी आज माननीय मुख्यमंत्री है, तो वो उन्होंने आगे की कोर्ट में इसका प्रति उत्तर के लिए इसको क्यों चैलेंज नहीं किया अगर वो संवैधानिक तौर पे नहीं हुई थी। तो मैं इस बात में ये बताना चाहता हूं कि ये बोला क्यों, ये बोला इसलिए, आपने भी क्वेश्चन पूछा था, शायद पांडे जी से पूछा था कि अचानक ये मामला क्यों उठ गया है। तो अचानक ये मामला इसलिए उठ गया है कि जो जनता के अनुरूप काम नहीं करेगा, जो जनता से घेरा जाएगा, जैसे कवासी लखमा जी घेराए हुए हैं 32% में, मुख्यमंत्री जी घेराए हुए हैं, और आप जनता से रूबरू हो रहे हैं, जो जनता की वादे को पूरा नहीं करेगा, जो प्रदेश से ज्यादा पार्टी के बारे में सोचेगा, जो पार्टी से ज्यादा। चौहान साहब, जो मैंने आपसे प्रश्न किया उसका उत्तर आप नहीं दे रहे हैं। मैं पांडे जी को जो प्रश्न किया उसका उत्तर दे रहे हैं। उत्तर दे रहा हूं मैं आपको। नहीं, आधी रात में सुबह 4 बजे जमीन की नफ्ती पहुंचना, मैंने ये क्या बताता है, क्या इशारा कर रहा है? और फिर अभी तक कोई कार्रवाई, अगर आपने बुलाया एक प्रदेश अध्यक्ष के परिवार को, आप बुला रहे हैं बयान देने के लिए, उसमें कार्रवाई क्या हुई आपके ही मुख्यमंत्री के समय? मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो भी कार्रवाई हुई होगी जी, कार्रवाई जो हुई होगी वो संवैधानिक तौर पे हुई होगी, संवैधानिक संविधान के हिसाब से हुई होगी। गंगवानी जी एक मिनट, गंगवानी जी एक मिनट जी चौहान साहब, बीच में मैंने बोला नहीं, आप मेरे बीच में बोल रहे हो। अरे यार चौहान जी, आप बातों के जवाब नहीं, बातों को बोल रहे हो, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताइए ना क्या कर रहे हैं, आपकी क्या कर रहे हैं, बता दीजिए। गंगवानी साहब एक मिनट, गंगवानी साहब एक मिनट का तरीका है क्या जी? जवाब ही नहीं। अरे गंगवानी जी नहीं जवाब दे रहे, जनता सुन रही ना, आप अपनी बात रखिएगा जी। चौहान साहब जी, चौहान साहब, त्रिपाठी जी 100 बात की एक बात जी, कि जो भी कार्रवाई हुई वो संवैधानिक तौर पे हुई। क्या ऐसा संविधान में लिखा है कि रात को कार्रवाई नहीं हो सकती? चलिए, अगर साक्ष्य सुनिए मेरी बात, अगर साक्ष्य मिटाने का अगर खतरा होता है तो 4 बजे क्या 2 बजे भी कार्रवाई होगी, 3 बजे भी कार्रवाई होगी। क्या मर्डर केस था? क्या मर्डर केस था? साक्ष्य मिटा रहे थे? मैं मर्डर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो भी कार्रवाई हुई
गैर कानूनी नहीं हुई। चौहान साहब, अगर जमीन उन्होंने दबा रखी थी तो उसमें कौन सा साक्ष्य मिटा देते? वो जमीन कहीं खोद के ले जाते क्या? वही तो बोल रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ आपको कि अगर उन्होंने 4 बजे कार्रवाई की होगी तो कुछ सोच समझ के ही की होगी, नहीं तो सुबह तक कर सकते थे। अगर 4 बजे कार्रवाई करना असंवैधानिक है तो मैं आपकी बात मान सकता हूं कि वो उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, उन्होंने असंवैधानिक काम किया है। ऐसा तो कोई संविधान चौहान साहब कि आधी रात कार्रवाई करना क्रिमिनल केसों में होता है, सिविल के केस में नहीं होता। ये सिविल केस है। वही तो बोल रहा हूँ कि कहाँ पर लिखा है कि सिविल उसमें या क्रिमिनल में आप इतने बजे से इतने बजे तक कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? हम तो सिर्फ जांच करने गए हैं ना। जांच तो किसी भी समय हो सकती है, ईडी की जांच कभी भी होती है, आपके इनकम टैक्स की जांच कभी भी होती है। ये सब क्रिमिनल केसेस में है। ईडी अलग चीज है, सीबीआई अलग चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे संविधान में कानून के हिसाब से ये बोला नहीं गया है कि कार्रवाई का समय क्या है। सिविल 10 बजे से 6 बजे तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा, ऐसा कहीं लिखा है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बिल्कुल जो भी हुआ है संविधान के हिसाब से हुआ है। और अगर नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री जी चैलेंज क्यों नहीं करते? उस समय भी उन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया? और आज मुख्यमंत्री 4 साल से मुख्यमंत्री हैं, आज भी उन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री। चलिए आपने पूछ लिया, हम उत्तर ले लेते हैं। गंगवानी साहब थोड़ा संक्षेप में उत्तर दे दीजिए, फिर मैं नाग साहब के पास फिर जाऊंगा, पांडे जी के पास फिर जाऊंगा। गंगवानी साहब। त्रिपाठी जी, आपने बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा कि भाई आधी रात को एक आम आदमी के ऊपर कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी तो नहीं। आप रात सवेरे 4 बजे जाके किसी की जमीन नापते हैं। शिवसेना के जो प्रवक्ता बैठे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडे जी कह रहे हैं, लेकिन उनमें सच स्वीकार करने का नैतिक साहस नहीं है। ये इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि राजनीतिक द्वेष के तहत उनके और उनके परिवार को परेशान करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए अपने प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में आज कार्रवाई की जाती है। ये आधी रात को कार्रवाई कब करते हैं? जब हाथरस में जो एक पीड़िता थी बलात्कार की, उसका दाह संस्कार कर देंगे आधी रात को। किसके इशारे पर, किसको बचाने के लिए? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये शुरू से अपराधियों के साथ है, चाहे कठुआ हो, उन्नाव हो, हाथरस हो या गुजरात के 11 बलात्कारी हो, ये हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। इस मामले की बात कर रहा हूँ जी। छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए गंगवानी साहब। छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूँ। आज चौहान जी, आज ब्रह्मानंद नेता एक ऐसा व्यक्ति, शांत होने के पहले को शांत कर लीजिए। इनकी पत्ती 4 पट्टी खोलेंगे तो शांत हो जाएगी। चौहान जी, गंगवानी साहब छत्तीसगढ़ पे बात करें। चौहान साहब एक मिनट उनकी बात आने दीजिए। जी गंगवानी साहब। छत्तीसगढ़ पे बात करता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं रमन सिंह जो है आज छत्तीसगढ़ में ईडी के ऑफिशियल प्रवक्ता हो गए। 14-15 अक्टूबर को 9 बजे आज ये ईडी का प्रेस नोट रिलीज करते हैं, 14-15 को ट्विटर पे और फेसबुक मीडिया पे। और उस दिन तक रात को 1 बजे तक एक भी जो है ईडी का ऑफिशियल प्रेस नोट नहीं आता। मुझे दोपहर चैनल पे जानकारी को दे दे, क्या रमन सिंह की ईडी का ऑफिशियल प्रवक्ता है कि ईडी के ऑफिशियल नोटिस के पहले ये अपने ट्विटर और फेसबुक पे कैसे शेयर कर देते हैं? दूसरी बात, आज 22 अप्रैल 2022 को उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी जो ईडी और सीबीआई रमन सिंह पे कार्रवाई नहीं करते, बता दीजिए। दूसरी बात, गंगवानी साहब मुद्दे पे प्लीज, मुद्दे पे आ जाए। मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। देखिए, मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। नहीं, उनने सवाल किया है कि आखिर अगर इस तरह से व्यवहार उनके साथ, परिवार के साथ किया गया था, तो उन्होंने इसके विरोध में क्यों नहीं न्यायालय का या किसी और की शरण ली? मेरे को एक चीज बताइए, राजनीतिक विदेश के तहत अगर ह्यूमिलिएट किया जाएगा तो ये सिर्फ कोर्ट में कोई वो मामला बनेगा? मेरे को बता दीजिए आप। आज ये इनका चरित्र यहाँ का है क्या? आज एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आज ईडी पूरे देश में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को बता दीजिए इस पे कार्रवाई हो रही है। मैं आपको बात देता हूँ। राजस्थान पे अशोक गहलोत की बात कर लीजिए, इनको शांत कर दीजिए। चौहान साहब कृपया सुन लीजिए। साथ नहीं है, आप शांति से मेरी बात सुनिए। चौहान जी, आज एक चीज बता दीजिए, ये ईडी है ना, आज छत्तीसगढ़ का नान घोटाला होता है, क्या उसमें मनी का एक्सचेंज नहीं है? क्यों कार्रवाई नहीं करते? 6,500 का चिट फंड घोटाला होता है छत्तीसगढ़ में। पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र महापौर इनके आज ब्रांड एम्बेसडर बनकर घूमते हैं, गोल गोल रोजगार मेला लगाते हैं। आज उनपे जो ट्रांसफर होता है, एक गरीब का पैसा, आज कंपनियां लूट लेती है। क्यों ईडी की कार्रवाई नहीं होती? आज इनका धर्मलाल कौशिक, शांत हो जाए चौहान जी, धर्मलाल कौशिक जी आज खुद जाते हैं। चौहान साहब आंसर दे रहे हैं वो। चौहान साहब थोड़ा सुनिए, थोड़ा संक्षेप में। गंगवानी साहब
संक्षेप में दे रहा हूं। आप देखिए, धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष है। पूरे देश में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व तो होता है कि घोटाला हो पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसको बाहर निकालिए। ये 36,000 का नान घोटाला होता है, उसके खिलाफ पीआई लगाते हैं कि जांच को बाधित करिए। आज झीरम में 32,000 नेताओं की हत्या हो जाती है, उसकी जांच के लिए जाते हैं तो ये पीआई लगाते हैं। मुझे बता दे किसके इशारे पर, किसको बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष जो है वो हाईकोर्ट में जाकर पीआई लगा रहे हैं। आज जो 106 पेज की डायरी मिलती है नान घोटाले की, जब फाइनल चालान फोटो होता है तो 100 पेज गायब हो जाते हैं। सीएम मैडम कौन है, सीएम सर कौन है, चलिए अभी जो सीएम जांच क्यों नहीं होती है? अभी जो रमन सिंह जी ने कहा है कि सफेद झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, उस पे थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखिए पूरा देखिए, हम उस पे आ जाता हूँ त्रिपाठी जी। आज देखिए मेरा यह क्या, मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मेरी बात छोड़ दीजिए आप। आज शंकर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो उस बात को स्वीकार करें। श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार है, उस बात को स्वीकार करें। या शिवसेना के नायक जी बैठे वो भी इस बात को कह रहे हैं। हम चारों लोग सच बोल रहे हैं, ये अकेले आदमी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। ये रमन सिंह वही व्यक्ति है जो टूल किट को, फर्जी टूल को शेयर करते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। न केवल रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी। और आखिरी में जब फर्जी टूल किट साबित होती है, इनके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया जाता है, तब देश की जनता छत्तीसगढ़ जनता बचती है। आज आपने कई प्रकार से इनसे प्रश्न पूछने का प्रयास किया, आखिर तक चौहान जी इस बात को स्वीकार नहीं करते। क्या एक आम आदमी के ऊपर 4 बजे जमीन की नपाई होगी? ये स्पष्ट प्रमाण है कि किसी को प्रताड़ित करने के लिए, राजनीतिक द्वेष के तहत विरोधियों के स्वर को कुचलने के लिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा किया हुआ था, उसको कुचलने के लिए रमन सिंह की तलाश करते थे। जी गंगवानी साहब आपकी बात आ गई। नाग साहब, अब आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपको कांग्रेस सरकार में ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि बीजेपी सरकार में? प्रताड़ित तो दोनों सरकार में किया गया है, लेकिन बीजेपी तो आपके साथ रही है। अभी अलग हुए हैं आप लोग कुछ दिन पहले, 3-4 साल पहले। बीजेपी स्लो पॉइजन है जी, वो धीरे धीरे मारती है जी। और कांग्रेस के अंदर में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ना, लगातार हमारे पार्टी के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करना, उनके ऊपर आरोप लगा, उनको इनके कार्यकाल में तो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनके होटल में इनके बड़े नेता के एक बेटे का छोटा सा ऐसे कुछ वहां पर उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, छोटे से खरोच आया तो हमारे पार्टी के नेता को डबल 307 का केस, हाफ मर्डर का केस लगवा दिए, 3 महीना जेल में डलवा दिए। और इन्होंने तो नाम भी ले लीजिए ना, उसमें क्या है? किया छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस तो ठीक है हमारी विरोधी है, पर ये तो भाई बन के, दोस्त बन के बीच में छुरा घोपे हैं जी। और छत्तीसगढ़ के अंदर में हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी 15 साल के कार्यकाल में जो शिवसेना के साथ में भले महाराष्ट्र के अंदर में भाई भाई थे, पर महाराष्ट्र में भी खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया। जब बाला साहब नहीं रहे तो ये हमें पता है कई हजार करोड़ रुपए वहां देकर शिवसेना को खत्म करने का प्रयास किया गया था। वहां की जनता को, वहां के नेताओं को अभी भी वही स्थिति हुई। अरे शिवसेना में आपसी में तालमेल नहीं रहा इसलिए अलग हो गए, इसमें बीजेपी का क्या दोष है? शिवसेना में तालमेल नहीं रहा, 40 विधायक एक साथ अलग हो जाए तो आपको खुद लगना चाहिए कि कुछ दाल में काला होगा तो 40 विधायक एक साथ अलग हुए। त्रिपाठी जी, दाल में कुछ काला नहीं था, डर और भय हर किसी को होता है जी। देखिए राउत साहब, संजय राउत साहब डरे नहीं, डटे रहे जी। तो जेल में डाले, मिला क्या इनको मुंह की खानी पड़ी जी। इतनी अपमानजनक वहां पास कोर्ट ने इनको फटकार लगाया कि जब इनके पास कोई सबूत ही नहीं था तो इनको डाला क्यों गया जी। तो डटने वाले शिवसेना तो डटने वाले लोग हैं, डरने वाले तो लोग नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारे एक विधायक पार्षद नहीं है, फिर भी हम लोग तो डट के विरोध करते हैं। क्या अभी लगातार हमने कोरोना काल में भी जब यहाँ पर संयंत्र लगा गया नगर नार में, तो हमने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए हमने आंदोलन किया। ठीक है, हम लोग बड़े लोग नहीं है, ज्यादा मीडिया में नहीं आ पाते हैं या विज्ञापनों में पत्रकार। देखिए मैंने आपसे कोई विज्ञापन नहीं लिया है, आपको बुलाया है मैंने। आप ऐसा मत कहिए, मैंने कोई विज्ञापन नहीं लिया, न कोई डिमांड की है, आपको बुलाया है मैंने। जी, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके लोकप्रिय चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पर हम भी काम करते हैं, कंटिन्यू काम करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए जितना हमने पैदल चला, बीजेपी और कांग्रेस के एक नेता ने उतना नहीं चला होगा। चलिए, एक नेता ने बता, चलिए मतलब आपका कहना है छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए आपका भोपाल से लेकर दिल्ली में लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता आंदोलन प्रदर्शन किए, तब जाके छत्तीसगढ़ राज्य बना है। और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के साथ जो हमारी पार्टी के साथ जो हुआ वो भी ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। उसके बाद
जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल हमारे साथ किया, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ किया, मतलब नाग साहब मतलब आपका कहना है कि बीजेपी हलाल करती है और ये झटके से मारते हैं, दोनों एक साथ जैसा है। कांग्रेस एक झटके मारती है, हलाल करती है। जी पहले ही एक सिक्के के दो पहलू हैं ये, और ये दोनों अपने अपने जब शासन में रहेंगे तो अपने ताकत का पूरा दुरुपयोग करते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो चाहे सेंट्रल में हो। मैंने इसलिए आपको पहले उदाहरण भी दिया था कि ये कांग्रेस के शासन में भी लगातार ये कार्रवाई होती है, ईडी वाली कार्रवाई, और ये तो अब ये बात हो गई है ईडी बदनाम हुई चाहे कांग्रेस और बीजेपी के लिए। चले तो ईडी दफ्तर खोलना बस बाकी है, तो वो तो क्या चले नाग साहब आ गई बात, आप नाग साहब आपकी बात आ गई। पांडे जी, नाग जी तो वही कह रहे हैं, हमें तो अपने में लूटा है, गैरों में कहा दम था, त्रिपाठी जी इनको तो भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया। जी 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 बिल्कुल। पांडे जी, ये मुद्दा क्या लगता है कि अभी और खींचेगा जाएगा, इसका असर कितना पड़ेगा आम जनता के बीच में? आखिर ये क्यों अचानक, पिछली बार भी मैंने सवाल किया था, आखिर ये अचानक क्यों उठ पड़ा? नहीं, मुझे लगता है कि रमन सिंह राजनांदगांव के विधायक थे और सीएम थे जी, और इस बार जब दौरे में गए तो भूपेश बघेल वहां के मतलब सीएम थे और नांदगांव गए और उनकी माँ भी अब रही नहीं। तो मुझे लगता है कहीं स्मृति में उनकी कोई बात आई होगी, माँ के साथ वो बयान देने गए थे और वो हो सकता है वो उनकी स्मृति को वो छलक गया और दुख उनका झलक गया, उन्होंने बोल दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है जी। तो ये मुद्दा तो असली में मुद्दा नहीं है, वो तो उनकी अपनी भावना है, उनको लगा होगा कि स्मृति उनकी आ गई होगी कि ये रमन सिंह सीएम थे और इनके कार्यकाल में ऐसा हुआ, तो हो सकता है ये भी उनका दर्द छलक गया हो अपनी माँ की याद में। और जहां तक सवाल ये बार बार ये उठ रहा है कि गलत था तो कानून, अरे भाई ईडी में अगर वो एसीबी में जांच हुई, पेंडिंग है, खत्म हो गई, नहीं हुई, क्या है, ईडी तो एसीबी तो जांच करता है, कोई दिक्कत नहीं है, हर मामलों में पुलिस कोर्ट में चल दो और न्यायालय में चल दो, तो ये सब बातें, ये सब तर्के की बातें। दूसरा ये भी चुनाव, अभी तो चुनाव आने वाला भी, उपचुनाव में हालत है, तो आने वाले चुनाव में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि कितने आरोप, कितने तीर निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे और कैसे कैसे होंगे। जी नहीं, जैसा कि कहा गया कि जब कुछ नहीं मिला, अब हमारे चौहान साहब कह रहे थे कि जांच कभी भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है, दिन में हो सकती है। मैंने सवाल किया कि भाई ये क्रिमिनल मामला थोड़ी था, साक्ष्य मिटा दिए जाएंगे, जमीन की नपती का मामला था, वो तो कहीं जा नहीं सकती है, वो नपी जाएगी। तो ये रात में कार्रवाई जो हुई या सुबह 4 बजे हुई, वो कितनी उचित थी? वो शायद चौहान साहब को शायद अंदाजा भी नहीं है इस बात का, कि जो मेरी जानकारी में है कि कुछ किसान लोग जाके अजीत जोगी से भी शिकायत किए थे जी, और अजीत जोगी ने ही वो शिकायत पत्र रमन सिंह को भेजा था, ये अंदर की बात है जी। तो ये जो खबर है, और कभी भी जांच कर लें, 4 बजे कर लो, 3 बजे कर लें, हमारी जानकारी में इतने साल, मेरे 42 साल की पत्रकारिता में सवेरे 4 बजे किसी की जमीन की जांच मेरी जानकारी में तो नहीं। अब इनकी जानकारी में होगा तो होगा, भाई कानून कायदे होते हैं, सभी कानून कायदे होते हैं अलग अलग, इनके समय क्या कानून था और अब क्या कानून है तो ये बता पाएंगे। जी जी, श्रीवास्तव जी, चौहान साहब रुक गए, श्रीवास्तव जी। फाइनल करने के समय दीजिएगा, निवेदन है मेरा। नहीं, अब समय समाप्त हो रहा है। देखिए, आप निश्चित तौर पे, पांडे जी ने कह दिया कि 42 साल में जांच नहीं हुई, उनने नहीं देखा। 35 साल में हमने भी कोई सिविल केस में रात में जांच हुई हो, ये मैंने भी नहीं देखा। मैं आपसे बोल रहा हूँ। जी जी, श्रीवास्तव जी। त्रिपाठी जी, देखिए, जहाँ तक माँ का सवाल है, निश्चित रूप से अगर माँ उनकी थाने में गई और अब नहीं है, जी, तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ये दर्द छलकना स्वाभाविक है जी। अभी आपने देखा होगा गुजरात चुनाव के पहले जो है प्रधानमंत्री जी की माँ को लेकर कुछ बात कही गई, तो उसमें भी देखिए, जब बात माँ तक पहुँच जाती है तो दर्द छलकना स्वाभाविक है जी। अब रही बात पुराने जख्मों की, तो पुराना जख्म जो है, उस समय चूंकि वो विपक्ष में थे भूपेश बघेल, निश्चित रूप से इस चुनावी साल में इन बातों को जरूर एक बार कहीं न कहीं उनके मन में आएगा, कुरीता होगा जो उठाएंगे, और बार बार जो है रमन सिंह जी को उस मामले में जवाब देना या पलटवार करना पड़ेगा। तो ये तो चुनावी मुद्दे भी बन जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भावनात्मक मुद्दा है माँ का, और उस मुद्दे पर अगर बोल दिया होगा या कहा होगा तो उस पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के अगर विपक्ष आता है तो निश्चित रूप से है कि मामले को तूल देने की कोशिश हो रही है। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। चौहान साहब अब चले गए, गंगवानी साहब अब नहीं रहे हमारे साथ अभी फिलहाल, तो अब आपका उत्तर देने का कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय भी समाप्त हो गया है आपका। नाग साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
पांडे जी आपको भी, श्रीवास्तव जी आपको भी बहुत धन्यवाद, और गंगवानी साहब हमारे साथ इस समय नहीं रहे, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले पुरानी बातों और विवादों को फिर ताज़ा किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से रमन सिंह के गृह जिले जाकर उन पर हमला बोला है, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भी चुप नहीं है और वे भी लगातार मौजूदा मुख्यमंत्री पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इससे जनता का क्या फ़ायदा होगा, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता है। नमस्कार।